हाय गाइस, वेलकम टू एड्यूरेट फाउंडेशन। ये जो चैनल है पूरे मैथ्स के वीडियोस से भरा हुआ है। अभिषेक सर के बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पे। साइंस के वीडियोस भी हैं जो यस सर ने डाले हैं, जो आपको बड़ा हेल्प कर रहा है ताकि आपके एजुकेशन और आपके एग्जाम्स आ रहे टर्म 1 तो वो बड़ा हेल्प होता है। बट एक सब्जेक्ट जो इधर नहीं बात होती है वो है इंग्लिश, और ये एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश समझने में इश्यू होता है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स जो 10th और 9th में जो बेसिक्स पढ़ते हैं, अगर वो बेसिक्स ना क्लियर हो तो इंग्लिश बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसके लिए मैं हूँ इधर अद्वैत सर, जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और मैं आपके साथ ही रहूँगा बोर्ड तक, और जितना हो सके उतना आपको हेल्प करूँगा और मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि आपका पूरा इंग्लिश का प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दूँ। अब आज का हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बहुत बेसिक टॉपिक है, आपको लगेगा कि ये क्या ही टॉपिक है, क्यों पढ़ा रहे हैं हमको, हम छोटे बच्चे हैं क्या। बट सच्चाई ये है कि आप ये टॉपिक में बड़े फंसते हो। आगे जाके आपको जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, आपको जब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, आप ये वाले टॉपिक में फंसोगे। और इसके लिए मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ, अगर ये टॉपिक आपने अभी पढ़ लिया तो 50% आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम के प्रॉब्लम्स सॉल्व हुए। आप सेक्शन सी में 10 में से 8 मार्क्स पक्का ला सकते हो। इतना आउटस्टैंडिंग और इतना इजी टॉपिक है वो, बट आपको समझ नहीं आता क्योंकि आप लोग ध्यान रखते नहीं हो। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक अच्छे से समझो। अब टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब, समथिंग दैट यू हैव हर्ड अ लॉट। हेल्पिंग वर्ब बहुत बार आपने सुना होगा, जब से आप फर्स्ट में आए हो तब से आपके टीचर हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब करते रहते हैं। बट आज हम एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे, और इसके लिए मैंने टॉपिक का नाम स्पेशली रखा है अंडरस्टैंडिंग हेल्पिंग वर्ब, ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब का एक्चुअल मीनिंग समझ में आए, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझ में आए, और जब भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करो कभी भी आपसे गलती हो नहीं। अब ये समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हम उसी की तरफ जा रहे हैं। आपका जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज एन हेल्पिंग वर्ब, समथिंग दैट यू हैव हर्ड योर होल लाइफ, हेल्पिंग वर्ब। बट हम समझते हैं हेल्पिंग वर्ब है क्या। हेल्पिंग वर्ब है a helping verb is also called an auxiliary verb। ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसका एक और नाम है, वो है auxiliary verb। आपको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो। is a verb that helps the main verb in a sentence by giving additional information about tense, mood और voice। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेंस, क्योंकि जब आप इंग्लिश पढ़ते हो आपका जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है टेंस में होता है। आप जब राइटिंग सेक्शन करते हो 35 मार्क का राइटिंग सेक्शन होता है, और उसमें मिस्टेक अगर कहीं होगा एक ही जगह होगा, वो है टेंस में। और उसमें अगर मिस्टेक हो गया तो टीचर्स जो है फ्री में मार्क्स काट लेते हैं, और उसमें अगर मार्क कट गए तो फिर मार्क्स आएंगे नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब टेंस समझने के लिए बड़ा काम आता है, और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया तो फिर आप टेंस में मिस्टेक करोगे नहीं, और अगर टेंस में मिस्टेक करोगे नहीं, राइटिंग में मिस्टेक होगा नहीं, तो फिर आपके मार्क्स जो है अच्छे आने के गारंटी जो है इंग्लिश में ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब आप समझ गए, बेसिकली आपके मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए होता है। क्योंकि जब आप एक सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर थोड़ा डार्क लग रहा है। शी इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब उसका मीनिंग है वो क्रिकेट खेल रही है। पर यहाँ जो इज है वो किसको हेल्प कर रहा है? आपके मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। कौन सा है मेन वर्ब? खेलना। अगर यहाँ पर वो इज नहीं होगा तो वो सेंटेंस है गलत, क्योंकि अगर शी प्लेइंग क्रिकेट कोई बोलोगे तो उसका कोई मीनिंग बनेगा नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस जो है कभी सेंस बनाता ही नहीं है। तो अगर आप एक सेंटेंस लिखते हो और उसके अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो आपको मार्क्स मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सेंटेंस जो है वो गलत है। तो एक चीज आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब, आपको सेंटेंस लिखना है उसमें हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस बनता नहीं ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले यहाँ बता दिया
कि नो सेंटेंस कैन बी क्रिएटेड विदाउट ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस बनेगा नहीं। सेकेंड पॉइंट, द मेन वर्ब इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड अलोन। जो मैंने यहाँ समझा है, आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने क्या एग्जांपल दिया है, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे इज आपका हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब के पास इतना पावर ही नहीं है कि वो अकेले खड़ा हो सकता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कौन है, इज। जैसे अगर आपका कोई दोस्त है जो पीटी में पीरियड में जब आप मस्त खेल रहे थे और वो गिर गया, उसके पैर में मोच आ गई, और आप अगर उसको सपोर्ट दोगे तो आप क्या बन जाते हो, हेल्पिंग वर्ब, और आपका दोस्त क्या बन जाता है, मेन वर्ब। अगर आपने उसको सपोर्ट करना छोड़ दिया तो वो नीचे गिर जाएगा। वैसे ही अगर आप ये सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को निकाल दोगे तो प्लेइंग क्या करोगा, नीचे गिर जाएगा, और सेंटेंस का जो है पूरा मीनिंग बदल जाएगा, या फिर मीनिंग रहेगा ही नहीं। तो एक सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस बनेगा नहीं, और अगर आप बना भी देते हो तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। आगे, सो इट विल ऑलवेज नीड अ हेल्पिंग वर्ब, विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब द सेंटेंस इज रॉन्ग। ये चीज को याद रख लो। अगर आपने एक सेंटेंस लिखा है, बड़े कॉन्फिडेंट टीचर के जाते हो कि ये देखो मैम करेक्ट लिखा है, और अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो टीचर आपको क्लास में इंसल्ट करेंगे। ये सिंपल बात है, हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस बन नहीं सकता। इसको दिमाग में प्रॉपरली डाल दो, हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस बनेगा नहीं। अगर आप बनाते हो तो सेंटेंस गलत है, कभी भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बिना बनेगा नहीं। आई थिंक इट्स क्लियर। अब हम समझते हैं कि इंग्लिश में कितने हेल्पिंग वर्ब है, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बट मेन हेल्पिंग वर्ब जो हमारे काम आता है वो क्या क्या है, हम एक बार देख लेते हैं। कौन से हैं, देखो, इज, एम, आर, बड़ा सुना है आपने अपने चाइल्डहुड में। फिर वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब। अब तीन को मैंने स्पेशल हाईलाइट किया है, वो क्यों हाईलाइट किया वो आप आगे समझेंगे, बट ये भी है, डू, डैश और डिड। तो कितने हेल्पिंग वर्ब्स है इसमें, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डैश और डिड। अब ये हो गया एक टाइप का हेल्पिंग वर्ब, बट एक और टाइप का हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको हम बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल नहीं, कोई मॉडल नहीं है, ये मॉडल है, और आप कभी भी समझ नहीं पाते हो, हमेशा मॉडल करते रहते हो। यहाँ कोई मॉडल की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है। और कौन से आपके मॉडल हेल्पिंग वर्ब, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, वुड, मे, माइट और मस्ट। ये हो गए आपके हेल्पिंग वर्ब का पूरा जो है जितना लिस्ट है वो ये रहा। इतने हेल्पिंग वर्ब आपके इंग्लिश में होते हैं जो आपके काम आएगा आपके स्टैंडर्ड के लिए। कौन से देख लो, ये रहा आपके सेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। बट इसमें जो है स्पेशली आपको ये तीनों पे ध्यान रखना है। अब वो क्यों ध्यान रखना है मैं आपको नेक्स्ट टाइम में समझाऊंगा, बट याद रखना डू, डैश और डिड, उसमें बड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपके मिस्टेक्स होते हैं, बेसिक इंग्लिश मिस्टेक्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं, डू, डैश, डिड में ही होते हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखो, सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने सेंटेंस बनाए और सेंटेंस में आप देखोगे, शी इज वर्किंग इन ए कैफे, दे आर प्लेइंग वेल, वी शैल डिसाइड द विनर्स, वी कैन अकम्पनी, शी कैन अकम्पनी मी, दे हैड डन द वर्क। अगर आपको मैं बोलूं कि इसमें आप ढूंढो हेल्पिंग वर्ब को, तो आपके लिए बड़ा इजी है हेल्पिंग वर्ब ढूंढना, कोई कुछ टफ है नहीं। देख लो यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब है, अगर आप देखोगे आर हेल्पिंग वर्ब है सेकंड सेंटेंस में, मैं पहले सेकंड में चला गया। फर्स्ट में क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड में देखो वी शैल डिसाइड, अगर आप पीछे के स्लाइड में देखोगे तो शैल भी जो है हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे जो है शैल है और वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इस चीज को याद रखना। और फिर क्या है, शी कैन अकम्पनी मी, वो भी एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। और दे हैड डन द वर्क, यहाँ भी आपको हेल्पिंग वर्ब बहुत क्लियरली दिख रहा है। क्या है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब बनके काम कर रहा है। बट आप ये साइड देखो, ये साइड थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, सेंटेंस में रीड कर लेते हैं एक बार। शी प्लेज द गेम, वी यूज द आइडिया, यू वर्कड हार्ड, he planned the party,
और राम लुक्स एट द लैपटॉप। अब ये सेंटेंसेस में प्रॉब्लम क्या है, जैसे यहाँ पे आपको इज दिख रहा है, आर दिख रहा है, शैल दिख रहा है, कैन दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है। मैंने यहाँ नीचे लिखा है हेल्पिंग वर्ब्स आर नॉट विजिबल। अगर कोई भी स्टूडेंट को, नॉर्मल स्टूडेंट को पूछ लो कि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, वो सीधा बोल देंगे कि हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। बट जैसे मैंने आपको समझाया पहले ही वीडियो में कि हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस बनेगा नहीं। अगर सेंटेंस बनाना है उसमें हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और अगर हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस बनाओगे तो वो गलत है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो सही, बट हो क्या रहा है, हमको दिख नहीं रहा है। इसके लिए मैंने एक नाम भी दिया है ये हेल्पिंग वर्ब्स को, वो है हिडन हेल्पिंग वर्ब। ऐसे हेल्पिंग वर्ब जो छुप के बैठते हैं, जिनको बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि वो जो है अंदर छुप के बैठेंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हमारे मार्क्स कम करेंगे। अगर हमको मार्क्स लाना है तो ये जो छुपे हुए हेल्पिंग वर्ब्स है उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको बाहर नहीं निकाल पाए तो टीचर हमको पेपर में भी मार्क्स देंगे नहीं। तो अभी समझते हैं कि ये जो छुपे हुए हेल्पिंग वर्ब है उनको बाहर कैसे निकालना है, और ये निकालना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी समझते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको वही सेम सेंटेंस में ढूंढने के लिए, हेल्पिंग वर्ब ढूंढने के लिए और भी इजी करके रखा है। देखो, शी प्लेस अ गेम, यहां पर कौन सा वर्ड है एक्स्ट्रा, एस। और अगर आपके कोई भी सेंटेंस में एक्शन वर्ड, जो आपका मेन वर्ब है, प्ले एक एक्शन वर्ड है, प्ले में एक एक्स्ट्रा एस है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डेस। क्या है हेल्पिंग वर्ब, डेस। और अब समझने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप प्लेस में से, आपको एस दिख गया, आप एस के लिए क्या निकालोगे, डेस निकाल दोगे, ठीक है। आपने जो है डैश निकाल दिया, उसके बाद बचेगा क्या, क्या बचेगा उसके अंदर, ये समझना भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्लेस में से डैश निकाल दिया तो बचा क्या, बचा है सिर्फ और सिर्फ प्ले। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता है कि प्लेस में से अगर निकालना डैश है तो उसमें क्या करेंगे बच्चे, डैश तो लिख लेंगे बट डैश निकालने के बाद फिर से प्लेस लिख के रख देते हैं। बट वो गलत है, क्योंकि अगर हमने इसमें से डैश निकाल दिया तो क्या बचेगा, प्ले बचेगा। तो ये हो जाता है गलत और ये हो जाता है सही। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि जब भी आपके मेन सेंटेंस में से आप हेल्पिंग वर्ब निकालते हो, जैसे यहाँ पे प्लेस है तो उसमें से अगर डैश निकाल दिया तो बचेगा क्या, प्ले। और वो प्ले को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिमेनिंग वर्ब। अगर आप गलती से भी यहाँ पर प्लेस फिर से लिख दोगे डैश निकालने के बाद तो वो गलत है, इस चीज को याद रख लेना। अगर आप डैश निकालने के बाद फिर से प्लेस लिखते हो वो गलत है। अब देखो सेकेंड वाला एग्जांपल, वी यूज्ड द आइडिया, यहाँ पे क्या है, ईडी है, और ईडी है तो क्या बन गया, वो बन गया V2। और अगर V2 है आपका हेल्पिंग, आपका सेंटेंस में, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। और जैसे मैंने बोला अगर आपने डिड निकाल दिया तो बचेगा क्या, यूज बचेगा, क्योंकि यूज्ड में से क्या निकल गया, डिड। डिड निकल गया तो क्या बचेगा, यूज। ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप डिड प्लस यूज्ड लिख दोगे तो आंसर है गलत, क्योंकि आपने डिड निकालने के बाद फिर से वहां यूज्ड लगा दिया है। अब देखो तीसरा एग्जांपल, यू वर्कड हार्ड, यहाँ पे फिर से क्या है, ईडी है, ये ईडी क्या है, V2। और अगर आपका V2 अगर है, ईडी है, तो क्या निकलेगा आपका, निकलेगा डिड। और डिड निकलने के बाद क्या बचेगा, डिड निकलने के बाद बचेगा वर्क। देखो डिड निकला, वर्कड में से क्या बचा, वर्क जो है वो बचा। अगर आप डिड निकालने के बाद फिर से वर्कड लिखोगे तो वो गलत है, क्योंकि आपको जो है डिड निकालने के बाद सिर्फ वर्क बचेगा। अब ही प्लान्ड पार्टी, प्लान किया पार्टी, ईडी है यहाँ पर,
क्लियर आपको दिख रहा है कि ईडी है, तो ईडी है तो क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर से डिड आपका हेल्पिंग वर्ब बन गया, और क्या बचा, बचा जो है वो है प्लान। ये चीज समझ लो कि आपने अगर डिड निकाल दिया तो रिमेनिंग वर्ब क्या है आपका प्लान। क्लियर। बेसिकली अगर आपके कोई भी सेंटेंस में, कोई भी वर्ड में आपको दिख रहा है कि एस एक्स्ट्रा है, कोई भी एक्शन वर्ड में एस एक्स्ट्रा है, तो वो क्या बन जाएगा, वो है डेस, और आपको डेस निकाल के जो बाकी वर्ड बचेगा वही रखना है। और अगर कोई भी वर्ड में ईडी है, जैसे प्लेड, तो अगर आपने उसमें से कौन सा फॉर्म है वो हो गया आपका डिड फॉर्म, और उसमें से अगर आपने डिड निकाल लिया तो क्या बचेगा, प्ले जो है वो बचेगा ना। यहाँ पे देखो लास्ट सेंटेंस, राम लुक्स एट द लैपटॉप, क्या है, एस है, तो क्या निकला, डेस निकला, क्या बचा, लुक जो है वो बचा। अगर आप गलती से भी एक्स्ट्रा एस लगाओगे और आप मैम को जाके बोलोगे कि नहीं मैम एक एस के लिए आप पूरा मार्क्स काट लोगे, तो चलेगा नहीं। स्पेशली 10th वालों वो चलेगा ही नहीं आपके लिए, क्योंकि आपको जो है एमसीक्यू में आता है जो ग्रामर क्वेश्चंस, और अगर उसमें एक भी छोटा सा मिस्टेक भी है और आपने जल्दी जल्दी में ऑप्शन में गलत कर दिया, एक एक्स एक्स्ट्रा डाल दिया, तो मार्क्स जो आएंगे कितने आएंगे, 0। तो ये वाले जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं कि अगर कहीं भी कोई भी वर्ड में ईडी ज्यादा है तो डिड निकला आपका हेल्पिंग वर्ब, और क्या बचा, बचा है आपका मेन वर्ब। जैसे प्लेड है तो डिड के बाद क्या, डिड निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ प्ले बचेगा। अगर वर्क्स है और उसमें डैश निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ वर्क बचेगा, उसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। अगर आप गलती से भी डैश प्लस वर्क्स लगते हो तो वो आंसर हो जाएगा रॉन्ग। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ मैं एक डिफरेंट चीज को लाया हूँ। देखो आपने डैश और डिड तो समझ लिया, ये इजीली समझ जाते हैं कि सिंपल है कि ईडी है तो डिड है, एस है तो डैश है, इतना समझ जाते हो आप। यहाँ आप अगर देखोगे सेंटेंस में, दे प्ले क्रिकेट, वी सॉल्व द सम, टू स्टूडेंट्स डिस्टर्ब द क्लास। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ही एस है ना ही ईडी है, जो आपका बेस वर्ड हम बोलते हैं। बेस वर्ड मतलब क्या, नॉर्मल एक्शन वर्ड, स्विम, क्राई, स्माइल, सिट, स्टैंड, गो, कम, ऐसे वाले वर्ड्स है जिसमें ना ही कोई एस ऐड किया हुआ है ना ही कोई ईडी ऐड किया हुआ है। तो उसमें और भी कंफ्यूजन होता है कि एस है तो हम बोल देते हैं, फिर भी बच्चे सोच लेते कि हाँ डैश होगा, और ईडी है तो फिर भी सोचते थे डिड होगा। बट जब कुछ नहीं होता और आप उनको पूछो, तुम लोग को पूछेंगे तो मेरे को पक्का पता है कि ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। बट मेरी पहली वाली बात कि आप सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब के बिना बना नहीं पाओगे। तो तब देखना है आपका इन सब का जो बड़ा भाई है, जो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो कौन है, वो है डू। जब आपके सेंटेंस में ना ही एस होता है ना ही ईडी होता है और सिर्फ आपको बेस वर्ड दिया है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है वहां पे होता है डू हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे देखो, दे प्ले क्रिकेट, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। बचेगा क्या, प्ले, क्योंकि उसमें से कुछ निकालने के लिए है ही नहीं। आपने प्ले में से डू निकाल दिया तो बचेगा वो प्ले ही। ठीक है, उसमें रिमेनिंग वर्ब वाला टेंशन लेने की बात है नहीं। वी सॉल्व द सम, तो क्या निकला, डू बचा क्या, सॉल्व जो है वही बचा। डिस्टर्ब, तो क्या बचा, क्या निकला, डू, और क्या बचेगा आपके अंदर, डिस्टर्ब। उसके अंदर रिमेनिंग वर्ब वाला कंसेप्ट आएगा नहीं। रिमेनिंग वर्ब कब आता है, जब आपको कुछ निकाल के बाकी कहाँ बचता है, सिर्फ 2 जगह बचता है, वो है डैश और डिड में। उसके अलावा आपको रिमेनिंग वर्ब के बारे में सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि डू वाले में भी आप डू को निकाल रहे हो, बाकी वही बचेगा जो दिया हुआ है। आप कहाँ फंसोगे रिमेनिंग वर्ब में, वो सिर्फ ये दोनों जगह में आप फंसते हो, उसके अलावा कहीं फंसोगे नहीं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो याद रखने हैं, डू फॉर्म मीन्स अ सेंटेंस विद डू एज ए हेल्पिंग वर्ब। हम सेंटेंस से बात करते हैं तो सेंटेंस के साथ तुमने सुना होगा डू फॉर्म ऑफ वर्ब, डैश फॉर्म ऑफ वर्ब और डिड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब तुमको पता ही नहीं है डैश फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, डू फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है और डिड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है।
इसकी वजह से टेंस के स्टार्टिंग में बड़े बच्चे फंस जाते हैं। इसके लिए मैं तुमको अभी डिफाइन कर देता हूँ डू फॉर्म क्या है, डेज फॉर्म क्या है और डिड फॉर्म क्या है। देखो, अगर कोई सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब डू है तो उसका हेल्पिंग वो क्या हो गया, वो हो गया डू फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर कोई सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब डेस है तो आपका फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया, डेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर आपके सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब है तो फिर क्या हो गया, डिड फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब सिंपल बात, डू अगर हेल्पिंग वर्ब है तो डू फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड अगर हेल्पिंग वर्ब है डिड फॉर्म ऑफ वर्ब, और डेस अगर हेल्पिंग वर्ब है तो डेस फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे लगता है इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक और बहुत कंट्रोवर्शियल है, डू एंड डेस फॉर्म इज कंसीडर्ड एज V1। देखो, V1, V2, V3 ये तीनों फॉर्म्स हैं इंग्लिश में, बड़े कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है, तो बड़े लोग V1 में कंफ्यूज होते हैं। बड़े लोग सोचते हैं डू फॉर्म V1 में होता है कि डेस फॉर्म V1 में होता है। एक्चुअली दोनों V1 में ही आता है। जब आप V1 बोलते हो उसके अंदर डू फॉर्म भी है और डेस फॉर्म भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी आप V1 बोलते हो उसके अंदर डू फॉर्म भी आता है, उसके अंदर डेस फॉर्म भी आता है। वो कैसे हम समझेंगे, क्यों ऐसा होता है, वो हम टेंस वाले वीडियो में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि जब भी कोई भी तुमको V1 बोलता है तो तुमको पूछने का V1 अगर है तो डू फॉर्म है या फिर डेस फॉर्म है, क्योंकि V1 में दोनों डू फॉर्म और डेस फॉर्म दोनों इंक्लूडेड रहता है। और जो डिड फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं V2। ठीक है, क्लियर हुआ। V1 मतलब आपको पूछना पड़ेगा डू फॉर्म है या फिर डेस फॉर्म है, क्योंकि दोनों उसका पार्ट है। और V2 मतलब सिंपल कौन सा फॉर्म हो गया, वो हो गया आपका डिड फॉर्म ऑफ वर्ब, जहां आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड। इतना क्लियर हो गया। अब एक बार हम समझ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ आता है कि नहीं देखना पड़ेगा, बट उसके पहले मैं एक बार रिवीजन दे देता हूँ फिर से। देखो, अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड है जिसमें एक्स्ट्रा एस दिया हुआ है तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या बन गया, डेस। अगर आपके सेंटेंस में कहीं ईडी दिया है तो एक्शन वर्ड में ईडी दिया हो, कहीं नहीं, कहीं ईडी दिया है तो कैसे बन गया डिड फॉर्म, नहीं, वो वर्ब फॉर्म में। अगर आपका एक्शन वर्ड में ईडी दिया है तो क्या बन गया हेल्पिंग वर्ब, डिड। और अगर आपके एक्शन वर्ड में कुछ भी ऐड नहीं किया है, बेस फॉर्म में वर्ड दिया हुआ है, तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या बन गया, वो बन गया डू। आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कितना आता है और कितना नहीं आता है। देख लो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ही राइट्स यहाँ पे क्या है, एस एक्स्ट्रा है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या बन गया, डेस। अब तुम समझो, अगर तुमने डेस को निकाल दिया राइट से, क्या बचेगा, राइट बचेगा, और उसको हम बोलते हैं क्या, जैसे मैंने बोला रिमेनिंग वर्ब। और रिमेनिंग वर्ब के बारे में आपको कहाँ सोचना है, सिर्फ दो ही जगह सोचना है, डेस और डिड में। यहाँ पे देखो, आई थिंक अ लॉट, कुछ भी ऐड किया हुआ है, कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, तो क्या बनेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, डू। और बचा क्या, थिंक, क्योंकि आपको रिमेनिंग वर्ब के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि रिमेनिंग वर्ब सिर्फ डेस और डिड के लिए है। अब देखो, शी ड्रॉव अ कार। अब यहाँ पे थोड़े आप फंस गए। अब आप सोचोगे मैंने अभी तक बोला था कि सर ने बोला कि ईडी है तो डिड फॉर्म, बट ये तो कुछ अलग आ गया। अगर आपको पता है तो V2 हर बार ईडी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ V2 थोड़ा अलग वेराइटी में होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉव, दूसरा एक है रॉड, दूसरा एक है ड्रैंक। तो ऐसे भी वर्ड्स होंगे जिसके V2 जो है ईडी नहीं है। वो थोड़ा आपको टेबल समझना पड़ेगा, और मैं तो वो ही आपको हेल्प करने के लिए। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको हर ऐसा चीज, ऐसा डिटेल आपको बता दूं। बट मैं अभी बोल रहा हूँ, हर बार सिर्फ ईडी V2 होता नहीं है। 50 to 20% ऐसे भी सेंटेंसेस है जहां ईडी के अलावा ऐसे वर्ड्स होंगे जो V2 बताते हैं। तो यहाँ पे देखो, शी ड्रॉव द कार, तो V2 है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड। अब अगर V2 में से डिड निकल गया है तो क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ ड्राइव। अगर डिड प्लस ड्रॉव लिखोगे तो वो हो गया गलत। अब देखो, दे हैव सॉल्व्ड द सम। देखो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है।
अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला सॉल्व है, तो सॉल्व है तो डिड होना चाहिए, डिड प्लस सॉल्व होना चाहिए। आप तो बोलोगे कि आपने तो बोला कि अगर सॉल्व है तो डिड निकलेगा और बाकी बचेगा सॉल्व, ये तो इजी है, बट नहीं, ये गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत माना जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इसको, कि वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज समझ लेना कि अगर आपको दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब रेडीमेड हेल्पिंग वर्ब अगर दिया हुआ है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, हैव है। अब जब आपने यहाँ से हैव को नीचे निकाला तो आपने सॉल्व को टच भी किया नहीं किया। जब हम यहाँ पे राइट्स में से हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं तो हम डैश को बाहर निकालते हैं और इसके वजह से वहां राइट रह गया है। अगर हम ड्रॉ में से डिड को निकालते हैं क्योंकि वहां हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वो छुपे हुए हैं, हमें उनको निकालना है। अगर हम उनको ऐसे निकाल रहे हैं उसके बाद ड्राइव बचेगा। यहां छुपा हुआ है नहीं हेल्पिंग वर्ब, आपके सामने ही है हेल्पिंग वर्ब। तो आप क्या करोगे, आप हैव को ऐसे के ऐसे ही जो है नीचे लेके आ जाओगे और क्या है आपका रिमेनिंग वर्ब, जो दिया हुआ वर्ड है वही आपका रिमेनिंग वर्ब बन जाता है। क्यों 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 यहाँ पे डिड वाला लॉजिक नहीं लगा, क्योंकि आपको रेडीमेड हेल्पिंग वर्ब जो है दिया हुआ है। यहाँ रेडीमेड हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका रेडीमेड हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ा नहीं। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, शी मस्ट ओबे द रूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब मस्ट, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है मस्ट, और आपका रिमेनिंग वर्ब क्या है ओबे, क्योंकि आपने मस्ट को डायरेक्ट नीचे लेके आ गए, ओबे को आपने टच भी नहीं किया, तो रिमेनिंग वर्ब क्या बन गया ओबे। और इसके लिए मैं समझा रहा हूं, आप देखो तीनों एग्जांपल देख लो एक बार। यहाँ पर आई थिंक अ लॉट, डू आ गया, रिमेनिंग वर्ब जो दिया हुआ है वही है। हैव आ गया तो रिमेनिंग वर्ब जो दिया हुआ है वही है। मस्ट आ गया तो रिमेनिंग वर्ब जो दिया हुआ है वही है। इसके लिए मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा, रिमेनिंग वर्ब वाला लॉजिक आएगा कहां पर, सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स में, दो हेल्पिंग वर्ब में। कौन से दो हेल्पिंग वर्ब में, जब आपका हेल्पिंग वर्ब डैश हो या डिड हो तभी आपको रिमेनिंग वर्ब के बारे में सोचना है। उसके अलावा रिमेनिंग वर्ब जैसा कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो एक्शन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब को नीचे कर दो, एक्शन वर्ब को भी नीचे कर दो, आपका एक्शन वर्ड ही बन जाता है आपका रिमेनिंग वर्ब। अब आगे देखो, मैंने डायरेक्ट आपको सेंटेंस दे दिया है, वर्ड्स दे दिया है ताकि आप सिर्फ वर्ड से समझ लो, ताकि और इजी हो जाए। और जब भी आप कोई भी सेंटेंस देखो आपको तुरंत रियलाइज हो जाए कि हेल्पिंग वर्ब तो है बट मुझे ढूंढना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वो दिमाग में बैठ जाए। इसके लिए मैंने स्पेशली ये वर्ड्स के थ्रू समझाने का ट्राई किया है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वर्ड से प्रैक्टिस करते हैं। और आप सेंटेंस जब देखते हो तो बहुत बार एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हो क्या रहा है। इसके लिए वर्ड्स समझ लेते ताकि कंफ्यूजन हो ही नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, प्लान्स एस है तो क्या निकला, डैश आपका बन गया हेल्पिंग वर्ब, और प्लान आपका बन गया क्या, रिमेनिंग वर्ब। प्लान क्यों बन गया रिमेनिंग वर्ब, क्योंकि आपने अगर डैश को निकाल दिया तो बचेगा क्या, बचेगा प्लान। यहाँ पे देखो किक्स है तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है डैश, और रिमेनिंग वर्ब क्या है किक, क्योंकि अगर आपने डैश को निकाल दिया तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ किक। अगर स्टार्ट्स है एस डैश, क्या बचेगा स्टार्ट। राइट्स तो क्या है डैश, तो क्या बचेगा राइट। क्लीन्स तो फिर से डस फॉर्म ऑफ वर्ब है तो डस निकला, और बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा क्लीन। अगर आप एक भी जगह यहाँ पर जब आपने क्लीन्स देखा और आपने लिख दिया डैश प्लस क्लीन्स तो चलेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने डैश निकाल दिया है तो रिमेनिंग वर्ब क्या है, रिमेनिंग वर्ब है क्लीन। अगर आप गलती से भी क्लीन लिखते हो वो गलत है और आपको जो है मार्क्स कभी मिलेगा नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं, मैंने बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज किए, मैंने कहा V2 हमेशा ईडी नहीं होता। यहाँ पे देखो फ्लू, किसका V2 है, फ्लाई का, तो अगर आपने डिड निकाल दिया तो क्या बचेगा, फिर फ्लाई बचेगा। ठीक है, समझ में आया। एक और बार, फ्लू अगर है तो क्या बचेगा, डिड तो क्या बचेगा, फिर फ्लाई। सॉ तो क्या निकला, डिड निकला, क्या बचेगा सी।
वॉच्ड है, ईडी है, यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है, तो डिड है, क्या बचेगा वॉच। क्लाइंब, डिड आपका फॉर्म हो गया और क्या बचेगा क्लाइंब। सॉल्व, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब निकला और क्या बचेगा सॉल्व। यहाँ दोनों में एक कॉमन चीज है, वो है कि यहाँ जो आपका रिमेनिंग वर्ब है वो चेंज हो रहा है। रिमेनिंग वर्ब को चेंज करे बिना ये दोनों में होगा नहीं, ये दोनों में रिमेनिंग वर्ब फॉर्म चेंज होता है। प्लान में है डेस प्लस प्लान, फ्लू में से डिड प्लस फ्लाई। बट अपने वीवीआईपी में देखते हैं डू फॉर्म जो थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखो ओपन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ डू, और आपका बचा क्या ओपन। लिसन, डू प्लस लिसन। वॉश, डू प्लस वॉश। प्रैक्टिस, डू प्लस प्रैक्टिस। वियर, डू प्लस वियर। तो ये वाले आपको दिख रहा है क्लियरली कि कुछ प्रॉब्लम है नहीं। इस वाले सेक्शन में आपको रिमेनिंग वर्ब के बारे में सोचना है नहीं, क्योंकि रिमेनिंग वर्ब जो है प्रॉब्लमैटिक आपको क्रिएट करेगा ही नहीं, क्योंकि आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आपने डू निकाला तो भी ओपन है, आपने डू निकाला तो भी लिसन है, बट यहाँ पर रिमेनिंग वर्ब जो है चेंज होता है। पर ध्यान रखना इस चीज का कि डू वाले में आप कुछ एक्स्ट्रा ना ऐड कर दो, जो दिया हुआ है वही रहेगा, उसके अंदर से आपको बस डू निकालना है, उसमें से ना ही कुछ निकालना है ना ही कुछ ऐड करना है। ये सेंटेंस वाले एग्जाम्पल में पहले हमने समझा और वर्ड्स वाले एग्जाम्पल में फिर हम समझे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। अब मैं एक बार सिंपल ही बता दूं फिर से कि चल क्या रहा है हमारे टॉपिक में। हम किसके बारे में पढ़े, हम पढ़े हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और उसमें भी हमने मेन वीवीआईपी हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़े, क्योंकि वो बहुत टफ होता है। वो था डू डैश डिड, जिसकी वजह से मैंने पहले से ही उसको स्पेशली कैपिटल में रखा था। हमने पढ़ा कि जब आपको एक वर्ड सेंटेंस मिलता है, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब आपको दिख जाते हैं। 3 ऐसे हेल्पिंग वर्ब जो आपको दिखते नहीं है, वो है डू डैश और डिड। और हमको समझ में आया कि अगर हमको हेल्पिंग वर्ब निकालना है तो कौन सा मेथड है। देखो अगर आपके सेंटेंस में एस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा डैश, बट अगर आप डैश निकाल दिया तो बचेगा क्या, बचेगा प्ले, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिमेनिंग वर्ब। ये चीज हम समझे और ये चीज हम लास्ट में वर्ड्स के थ्रू स्पेशली समझे, जब हमने बोला कि अगर किक्स है तो डैश निकला, क्या बचा किक, और अगर सॉ है तो डिड निकला और क्या बचा सी। और लास्ट में अगर आपको सिंपल बेस वर्ड दिया हुआ है तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है डू, और रिमेनिंग वर्ब में कोई चेंज आएगा नहीं। मैं फिर से बोल देता हूँ, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं। अगर आपको दिख रहा है कोई भी ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसमें कोई भी ऐसा सेंटेंस आपको दिख रहा है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप समझ लो कि उसमें से डू डैश या डिड में से एक है और आपको उसमें से छुप के निकालना है, क्योंकि वरना मार्क्स आएंगे नहीं। और एक बार आप निकाल दो और आपको समझ में आता है कि वो दोनों हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डैश है, तो आपको फिर रिमेनिंग वर्ब का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप रिमेनिंग वर्ब सेम लिखोगे और अगर आपका जो सेंटेंस है वो डिड और डैश निकला तो वो जो है रॉन्ग होगा। क्लियर, आपको रिमेनिंग वर्ब का टेंशन कहाँ लेना है हम समझ में आ गया। आपका हेल्पिंग वर्ब हिडन कौन से समझ में आ गया कि हेल्पिंग हिडन वर्ब कौन से है, डू डैश और डिड। रिमेनिंग वर्ब का टेंशन कहाँ लेना है आपको, डिड और डैश में। ठीक है, क्लियर। आई थिंक कि इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है हेल्पिंग वर्ब का। आपको लिस्ट तो पता ही था हेल्पिंग वर्ब का, बट अभी आपको समझ में आ गया कि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है। और अगर आपको दिखता है एक हेल्पिंग वर्ब के बिना का सेंटेंस, तो आप समझ लो कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू डैश या डिड। और अगर आपका सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डैश या फिर डिड होगा तो उसमें रिमेनिंग वर्ब का ध्यान रखना। अगर डू है तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। मेरे को लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा डू फॉर्म, डैश फॉर्म और डिड फॉर्म से।
ये अगर क्लियर हो गया, आपका 50% प्रॉब्लम जो है ऑलरेडी सॉल्व हो गया है ग्रामर को लेके। तो अब हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश के वीडियोस कम बनते हैं और बनाने हैं और भी ज़्यादा, और मैं बनाऊंगा। और अभी डू डैश डिड हो गया, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया, तो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ताकि आपके जो है इंग्लिश में हर प्रॉब्लम जो है मैं आपका सॉल्व करके दूंगा। लास्ट तक रहूंगा आपके साथ, और जितना हो सके आपका प्रॉब्लम जो है कम करने का मैं ट्राई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।